नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं नारगोनो कारबाख क्षेत्र विवाद के बारे में। यह विवाद अर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य है, लेकिन इसका प्रभाव एशिया महाद्वीप पर देखा जा रहा है। न केवल एशिया महाद्वीप पर, हम भारत से जोड़ करके देखें तो भारत पर इसका प्रभाव होगा अगर ये विवाद आगे बढ़ता है। ये विवाद क्या है, क्या कुछ बातें हमें समझना चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित क्या कुछ इसमें बातें शामिल हैं और भारत के कहां-कहां पर कौन से हित प्रभावित होंगे, उन सभी बातों को समझेंगे। समझने से पहले यहाँ कुछ जानकारी आप लोगों से साझा करना है। जानकारी कुछ इस प्रकार है कि दिल्ली केंद्र पर 3 अक्टूबर शाम 3 बजे एक हमारा फाउंडेशन कोर्स शुरू हो रहा है। ये फाउंडेशन कोर्स हाइब्रिड होगा, अर्थात आप लोगों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में दिया जाएगा। जहां पर जैसे आपको सहूलियत हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं और अपनी तैयारी और ज़्यादा पुख्ता कर सकते हैं। ये चेहरे हैं, ये चेहरे आप लोगों ने देखा है, एक लंबा अनुभव है। साथ ही साथ यहाँ अगर और अधिक जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप अपना डिटेल इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी कॉलिंग टीम आपसे खुद ही कोऑर्डिनेट कर लेगी। साथ ही आप तीसरा ऑप्शन ये ले सकते हैं कि sanskrithias.com पर जाएं और वहां इससे संबंधित अर्थात इस कोर्स से संबंधित सभी जानकारी इकट्ठा कर लें। तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं, इन 3 ऑप्शन में से किसी को भी चुन सकते हैं और जल्दी से जल्दी आप अपना हॉल टिकट बुक कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्या हमारा विवाद है और विवाद में कौन-कौन सी बातें शामिल है। तो अज़रबैजान लॉन्च मिलिट्री ऑपरेशन इन आर्मेनिया हेल्ड ब्लैक वे रीजन। अब ये सीएनएन में प्रकाशित हुआ है। इससे संबंधित बातें क्या हैं? तो आप यहाँ पर देखें, अज़रबैजान ने नारगोनो कारबाख में आर्मेनियाई जो सेना है, उसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है। ऑपरेशन इसका मतलब ये है कि उनको मार के भगाना शुरू किया है। अब सवाल ये है कि इन दोनों के मध्य इस क्षेत्र को लेकर के विवाद क्या है, विवाद की पृष्ठभूमि क्या है और साथ ही साथ हालिया विवाद क्या है। जब हम हालिया विवाद की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार है कि नारगोनो कारबाख क्षेत्र में आर्मेनियाई सेना का दखल हुआ और उस आर्मेनियाई सेना को हटाने के लिए, वहां से भगाने के लिए अजरबैजान ने अपनी सैन्य कार्यवाही शुरू की। इस सैन्य कार्यवाही के साथ साथ अजरबैजान का जो रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और वक्तव्य देकर के कहा कि आतंकवाद के खिलाफ या आतंकवाद विरोधी उपाय हमारा जारी रहेगा। लेकिन इसी बीच जो अर्मेनिया है, उनका ये कहना है कि हमारी सेना वहाँ पर नहीं है। अज़रबैजान के सामने अब एक अच्छा विकल्प है, वो उनके खिलाफ स्वतंत्र होकर के बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय या जो अर्मेनिया है उसके तरफ से दबाव महसूस करते हुए वो कार्यवाही कर सकता है, अर्थात अज़रबैजान के खिलाफ या उस पर अब कोई दबाव यहाँ नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि कार्यवाही का प्रभाव क्या हुआ है, तो 27 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 200 से अधिक ही लोग घायल हुए हैं, कम से कम 200 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अजरबैजान जो प्रेसिडेंसी है, अर्मेनियाई लोगों को ये संदेश दिया है कि यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ ये कदम उठाएं और कदम उठाने के साथ साथ यहाँ यह भी कहा गया है कि अवैध जो अर्मेनियाई सशस्त्र समूह हैं, वो सफ़ेद झंडे उठा लें, अर्थात कहने का मतलब ये है कि आत्मसमर्पण कर दें। जितने भी हथियार हैं उन हथियारों के साथ आप आत्मसमर्पण कर लें और वहाँ पर जो अवैध शासन चल रहा है उस अवैध शासन को भंग कर दें, ऐसा कहना है अजरबैजान का। अब बात ये होती है, ये सारी बातें तो हमने समझ ली है। इसके अलावा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये है कि अर्मेनिया के बारे में समझ लें, अजरबैजान के बारे में समझ लें, फिर नार्मोनो कारबाख क्षेत्र है उसके बारे में समझ लेते हैं, फिर जो विवाद की पृष्ठभूमि है हमें अपने आप समझ में आ जाएगी और जो हालिया विवाद है वो क्यों हुआ है, कहाँ इसकी पृष्ठभूमि जाती है या इसका इतिहास क्या कहता है, ये सारी बातें आप समझ लेंगे। तो आर्मेनिया के बारे में बात करें तो इसकी अवस्थिति जो है पश्चिमी एशिया में है। यहाँ पर आर्मेनिया हाईलैंड से घिरा हुआ एक स्थलबद्ध देश है। काकेसस जो क्षेत्र है उसी का एक हिस्सा है। इसकी राजधानी की बात करें तो येरेवन इसका एक बड़ा शहर भी है, यह राजधानी भी है और सबसे बड़ा वित्तीय केंद्र भी है। शासन व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर एकात्मक किंतु बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। राष्ट्र राज्य के रूप में इसे जाना जाता है। यहाँ पर धर्मावलंबियों की बात की जाए तो 94.8% यहाँ ईसाई हैं। अर्मेनिया की बात की जा रही है।
आर्मेनिया के साथ-साथ ये यहाँ पर इसी से संबंधित जो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, सीमावर्ती देश हैं या सीमावर्ती जितने भी रीजन की बात करें तो पश्चिम में इसके तुर्की है, उत्तर में जॉर्जिया है और पूर्व में लाचीन कॉरिडोर है। अब इस कॉरिडोर के साथ इन सभी बातों को समझने के साथ यहाँ पर बात आती है कि जो अज़रबैजान है, उसके बारे में हमारे पास क्या जानकारी है? तो इसकी अवस्थिति की बात करें तो यह अंतरमहाद्वीपीय देश है। अंतरमहाद्वीपीय का मतलब ये है कि इसकी उपस्थिति न केवल एशिया महाद्वीप में है, बल्कि इसकी उपस्थिति यूरोप में भी है, अर्थात इसका विस्तार यूरोप और एशिया दोनों में है। सीमा पर स्थित देशों के बारे में बात करें या कौन-कौन से कॉन्टिनेंट हैं, तो पूर्वी यूरोप को टच करता है और पश्चिमी एशिया को टच करता है। इसके अलावा दक्षिण का केशस जो क्षेत्र है उसका ये एक हिस्सा भी है। ये कहा जाता है कि जो अज़रबैजान है यह दक्षिण काकेशस क्षेत्र का एक हिस्सा है। यहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्र और देशों की बात करें तो पूर्व में कैस्पियन सागर है, उत्तर में रूस है, दागिस्तान इसका गणराज्य है वो पड़ता है, उत्तर पश्चिम में जॉर्जिया है। तो इन सभी क्षेत्रों को देखने के साथ साथ आप मैप देखेंगे तो मैप आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये आपको अज़रबैजान दिखाई दे रहा है, ये आर्मेनिया दिखाई दे रहा है। अब इसी के साथ साथ जो विवादित क्षेत्र है, ये पूरा विवादित क्षेत्र है जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है, यही नारगोनो कारबाख है। नारगोनो कारबाख क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए नारगोमो कारबाख क्षेत्र, ये क्षेत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है और ये विवादित इसलिए है क्योंकि इसकी विवाद की जड़ें जो अक्टूबर क्रांति हुई थी, अर्थात उस समय जो जार का शासन था, रूस में जो साम्यवादी क्रांति हुई थी 1917 में, वहाँ से ये जड़ें दिखाई देती हैं। इस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ यहाँ की जो आबादी है और धर्मावलंबी है, उनको भी लेकर के विवाद होता रहता है। भारत में कहा जाता है कि जाति है कि जाति नहीं, कुछ कुछ वही बात यहाँ पर धर्म को लेकर के है और वैश्विक स्तर पर धर्म का प्रभाव हम आए दिन देखते हैं। धार्मिक आधार पर संघर्ष, चाहे इतिहास, विश्व इतिहास पढ़ लीजिए, उस इतिहास के पन्नों में धार्मिक आधार पर संघर्ष की एक लंबी कहानी है और न जाने कितने मानवों का संहार हुआ इन्हीं की वजह से। तो यहाँ पर इसी से संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर देखें तो जो अज़रबैजान है, अज़रबैजान के इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है यथा अर्थात पश्चिम में आर्मेनिया और तुर्की है, दक्षिण में ईरान है। इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी बाकू है और इसका सबसे बड़ा शहर है। शासन व्यवस्था यहाँ पर एकात्मक अर्ध राष्ट्रपति गणतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मुस्लिम बहुल्य राज्य है और इस क्षेत्र का ये कहा जाता है कि एकमात्र यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जब इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही साथ विशेष की बात करें तो 6 जो स्वतंत्र तुर्क राज्य थे उन तुर्क राज्यों में से एक है। यहाँ की जो आबादी है वह 97% आबादी मुस्लिम है। यहाँ अज़रबैजान की बात हो रही है। साथ ही यहाँ के संविधान की बात करें तो आधिकारिक धर्म की घोषणा नहीं करता, अर्थात भारत में जो धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है यह भी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसके अलावा प्रमुख राजनीतिक ताकतों की बात करें तो धर्मनिरपेक्षतावादी जो प्रवृत्तियां हैं, अर्थात ये आप कह सकते हैं कि ये कट्टरपंथ को नहीं मानते हैं। इन सभी स्थितियों के बावजूद, अर्थात 97% मुस्लिम आबादी के बावजूद जो राजनीतिक ताकतें हैं वो इनका प्रयोग नहीं करते, अर्थात धर्म के आधार पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश नहीं करते हैं। बहरहाल इन बातों को समझने के साथ साथ यहाँ पर बात आती है कि ठीक बात है, ये तो ठीक है, लेकिन नारगोनो जो कारबाग क्षेत्र है इसके बारे में हमारे पास क्या जानकारी है? तो यह जो क्षेत्र है ये 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की जो आबादी है वह 95% आर्मेनियाई है। कहने का मतलब ये है कि जो दोनों क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इसकी भौगोलिक अवस्थिति तो अज़रबैजान में है, लेकिन यहाँ की जो आबादी है, यहाँ की आबादी लगभग 95% यहाँ की है, अर्थात आर्मेनिया की है। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके आप यहाँ पर कह सकते हैं, देखिए आबादी आर्मेनियाई है, अज़रबैजान के भीतर ये एक स्वायत्त क्षेत्र है, अर्थात अज़रबैजान के भौगोलिक सीमा के अंदर इसको स्वायत्तता दी गई है। स्वायत्तता देने के साथ साथ मान्यता की बात करें तो अज़रबैजान के हिस्से के रूप में पूरा विश्व इसको मान्यता देता है।
कुछ देशों को छोड़ करके। जनजातीय क्षेत्र की बात करें तो अपनी अलग सरकार अर्थात जो नारगोनो कारबाख क्षेत्र है, यहाँ पर एक अलग सरकार की स्थापना भी है, वो सरकार शासन भी करती है। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन इनको मान्यता अभी भी नहीं देता है। यूनाइटेड नेशन के अलावा जो अन्य देश हैं वो भी इनको मान्यता नहीं देते। अगर किसी भी देश को वैश्विक नक्शे पर या विश्व के नक्शे पर अगर मान्यता नहीं दिया गया है तो उसके लिए कई सारी चुनौतियां होती हैं। उस देश के साथ कोई दूसरा देश अपना राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करता है। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है वैश्विक स्तर पर। फिलहाल इसकी अवस्थिति की बात करें तो दक्षिण काकेशस में एक भूमि से घिरा हुआ पहाड़ी ये क्षेत्र है। हम किसकी बात कर रहे हैं? नारगोनो कारबाख की बात कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अर्मेनियाई लोग इस क्षेत्र को एक अलग नाम से जानते हैं और आर्टसख इसे कहा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में तेल और तेल के साथ साथ यहाँ पर गैस भी पाया जाता है। आप कह सकते हैं तेल और गैस के लिए यह क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है। इसकी समृद्धि और यहाँ पर जो उपलब्ध संसाधन हैं, इन संसाधनों की वजह से ये क्षेत्र दोनों देशों के मध्य और ज़्यादा विवाद का कारण बना हुआ है। ये जो क्षेत्र है, ये दोनों जो देश हैं आज दिखाई दे रहे हैं, ये उस समय रूस के अधीन हुआ करते थे। जो रूस का जार शासन था, अक्टूबर क्रांति हुई, अलग हुए। अलग होने के बाद इस क्षेत्र को लेकर के दोनों के मध्य विवाद हुआ। इनका कहना है कि यहाँ की जो 95% आबादी है वो यहाँ के मूल की है, इसलिए इस क्षेत्र पर इनका अधिकार होना चाहिए। इनका कहना है कि हमारा जो ऐतिहासिक संदर्भ है या हमारी जो ऐतिहासिकता है वो यहाँ से जुड़ी है। इनका कहना है कि हमारी भी ऐतिहासिक पहचान यहीं पर मिलती है, इसलिए इस क्षेत्र पर हमारा अधिकार होना चाहिए। इस क्षेत्र की बात करें तो प्राकृतिक तेल और गैस दोनों यहाँ पर पाया जाता है। ये तेल के निर्यातक भी हैं। ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र पर मेरा अधिकार रहे। और यहाँ जो अर्मेनिया है, भौगोलिक नियंत्रण की बात करें, भौगोलिक सीमा के अंदर बात करें और राजनीतिक सीमा की बात करें तो राजनीतिक सीमा अजरबैजान की है और अजरबैजान के अधीन ये स्वायत्त क्षेत्र है। स्वायत्त क्षेत्र का मतलब यह है कि इनको कुछ स्वायत्तता दी गई है। अब इनका ये कहना है कि चूंकि ऐतिहासिकता हमारी यहाँ से जुड़ी हुई है, इसलिए हम इस पर अधिकार करेंगे। ये लगातार प्रयास करते रहते हैं और इसी बात को लेकर के ये भाई साहब चाहते हैं कि इस पर मेरा अधिकार हो। अपनी छद्म सेना के माध्यम से यहाँ पर छद्म वार छेड़ दिए हैं। ये अपने इस स्वायत्त क्षेत्र को लेकर के लगातार कार्य कर रहे हैं, अर्थात इनकी जो सेना है जो आतंकवादियों के भेष में यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, यहाँ पर लोगों को परेशान कर रही है, इनकी सेना के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई इन्होंने शुरू कर दिया है। अब इसी बात को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। जब हम लोगों ने ऐतिहासिकता की बात की तो ये जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर 1917 में एक क्रांति हुई थी जिसे अक्टूबर क्रांति कहते हैं। ये अक्टूबर क्रांति उस समय जो रूस था, रूस के अधीन ये जो दोनों देश थे, उन्हीं देशों के अलग होने के बाद, अर्थात जो अक्टूबर क्रांति हुई उसके बाद ये अलग हुए और अलग होने के बाद यहाँ पर समस्याएं शुरू हो गई। अब बात ये आती है कि यहाँ पर ये समस्याएं तो हैं, इन समस्याओं का प्रभाव क्या हुआ और क्या कुछ समझौते हुए या नहीं हुए। तो हमें पता है कि 1991 में जो यूएसएसआर था उसका विघटन हो गया। हालांकि यूएसएसआर के जो नेता थे या शासन व्यवस्था थी, उन्होंने इन दोनों के मध्य कई समझौते कराए और कोशिश ये किया कि यहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित रहे, लेकिन शांति व्यवस्था स्थापित नहीं रह पाई। वर्ष 2000 सितंबर के आसपास 2020 में यहाँ पर संघर्ष शुरू हो गया दोनों देशों के मध्य, और ये संघर्ष अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। महत्वपूर्ण इसलिए हो गया कि अगर इस क्षेत्र में ये संघर्ष लंबे समय तक चला और जैसी स्थिति अभी बनी हुई है, अगर ये जारी रही तो पूरा एशिया, जो पश्चिम एशिया है, वो प्रभावित होगा। और न केवल एशिया प्रभावित होगा बल्कि यूरोप भी प्रभावित होगा, यूरोप के कई देश भी प्रभावित होंगे। तो इससे संबंधित बातों को समझने के साथ साथ यहाँ पर बात कर लें, ये वही क्षेत्र है जो आपको दिखाया गया है। इसके अलावा वर्ष 1920 में जो यूएसएसआर था,
1917 में विघटन होता है, अर्थात वहाँ पर एक क्रांति होती है जिसे मैंने बार-बार रिपीट किया कि अक्टूबर क्रांति हुई। उसके बाद फिर यूएसएसआर की बात कर लें। अज़रबैजान के भीतर इसके स्वायत्त क्षेत्र की स्थापना को लेकर के पहल किया गया और एक स्वायत्त क्षेत्र इसे बना दिया गया। 1988 की बात करें तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे शीत युद्ध बढ़ा और जैसे-जैसे यूएसएसआर ने अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप किया, अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप के बाद यूएसएसआर कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया और जो पूंजीवादी व्यवस्था थी या पूंजीवादी विचारधारा, उस विचारधारा का पूरे विश्व पर धीरे-धीरे प्रभाव बढ़ता गया और बढ़ने की वजह से अब ये यूएसएसआर कमज़ोर हो रहा है और कमज़ोर होने के बाद धीरे-धीरे इसकी कमज़ोरी सबसे ज़्यादा 1991 में देखने को मिला और यूएसएसआर का विघटन हो गया, जो इसके अधीन या इसके साथ जो देश थे वो स्वतंत्र हो गए। तो यूएसएसआर कमज़ोर पड़ा, कमज़ोर पड़ने की वजह से जब कोई केंद्रीय सत्ता कमज़ोर पड़ती है तो जो उसके अधीन रहने वाली शक्तियां हैं या शासक हैं या देश कह लीजिए, वो धीरे-धीरे अपनी स्वायत्तता की घोषणा करना शुरू कर देते हैं। वही स्थिति नारगोनो कारबाख क्षेत्र में देखने को मिला। यहाँ की जो विधायिका थी, उस विधायिका ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और साथ ही साथ यह भी कहा कि हम आर्मेनिया में शामिल होने जा रहे हैं। चूँकि आर्मेनिया की जो आबादी है और जो नारगोनो कारबाख क्षेत्र की आबादी है, दोनों में साम्यता है। इस आधार पर इन्होंने घोषणा कर दी। उसके बाद ये विवाद बढ़ता गया और वर्ष 1991 में जनमत संग्रह की बात हुई और जनमत संग्रह के साथ-साथ नारगोनो जो विधायिका है, उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। स्वतंत्र घोषित करने के बाद जो अज़रबैजान है, इस फैसले से इनकार कर दिया कि ये भाई साहब हमारे भौगोलिक और राजनीतिक सीमा में हैं, अपने आप को ये स्वतंत्र कैसे घोषित कर सकते हैं। विवाद बढ़ा, हिंसक झड़प शुरू हुई और जैसे ही हिंसक झड़प बढ़ी, यह गतिविधि और ज़्यादा आगे बढ़ती गई और अंततः 2020 में व्यापक हिंसक गतिविधि देखने को मिली। तो यहाँ पर इसी से संबंधित बातों को समझते हैं। वर्ष 1994 में रूस ने मध्यस्थता किया और ये कहा कि भैया आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो? और दोनों लोग थोड़ी देर के लिए मान तो गए, जैसे युद्ध विराम की घोषणा हुई और युद्ध विराम कुछ ऐसा ही था जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध विराम की घोषणा है और आए दिन उधर से गोलीबारी की घटनाएं होती हैं। भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई होती है, चूंकि हमें अपनी सुरक्षा करनी है तो जवाबी कार्रवाई करनी ही है। संघर्ष विराम पर सहमति बनी, लेकिन इसका प्रभाव आंशिक ही रहा, क्योंकि दोनों देश मानने वाले नहीं हैं। जैसे पाकिस्तान नहीं मानता, वैसे ही यहाँ पर स्थिति। वर्ष 2016 में हिंसक झड़प यहाँ पर तेज हो गई, अर्थात अर्थात हिंसक संघर्ष जो था वो और ज़्यादा बढ़ गया और इस दौरान जो युद्ध हुआ था उसे 4 दिवसीय युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर लोग मारे गए, अर्थात यहाँ पर संघर्ष जारी रहा और सैकड़ों मौतें यहाँ पर हुई। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी देखने को मिला कि युद्ध विराम की घोषणा जो की गई थी और मध्यस्थता रूस के द्वारा किया गया था, क्योंकि 1991 में जो यूएसएसआर था वो टूट चुका था और टूटने के बाद अब उसका स्थान या उत्तराधिकारी रूस बना था। ठीक है। 2020 में क्या हुआ? सितंबर 2020 में युद्ध शुरू हुआ और वर्ष 1994 के जो युद्ध विराम की घोषणा हुई थी, उस पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, अर्थात रूस की मध्यस्थता करने के बावजूद ये युद्ध शुरू हो गया। जो कारबाख क्षेत्र है, उसके कुछ हिस्सों पर आर्मेनिया ने कब्जा कर लिया, अर्थात जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, इन्होंने कब्जा तो कर लिया। फिर उसके बाद सितंबर 2020 में तनावपूर्ण स्थिति रही और अज़रबैजान द्वारा आक्रमण किया गया। आक्रमण करके और जो कारबाख के आसपास के जो क्षेत्र थे, जिस पर आर्मेनिया ने कब्जा कर लिया था, उन सभी क्षेत्रों पर पुनः ये कब्जा कर लिए, अर्थात उन क्षेत्रों को वापस पा लिया। इस दौरान 100 से अधिक नागरिक मारे गए और इसमें आर्मेनियाई जो लोग थे उनकी भी मौतें हुई। साथ ही साथ रूस ने फिर से शांति का प्रस्ताव रखा और ये मध्यस्थता किया, फिर से शांति स्थापित हुई और ये कहा गया कि जो क्षेत्र जिसके कब्जे में है यथास्थिति बरकरार रखें, वहां पर कोई और आगे झड़प न हो। लेकिन ये मानने वाले कहाँ हैं?
दोनों देश नहीं माने और ये स्थिति चलती रही। अब प्रभाव क्या हुआ, अर्थात जो अभी स्थितियां देखी जा रही हैं और जो पहले की स्थितियां रही हैं, दोनों का प्रभाव क्या होगा। तो जो काकेशस क्षेत्र है, उस काकेशस क्षेत्र में यही स्थिति अगर बनी रही तो पूरा यह क्षेत्र अस्थिर हो सकता है। अब जब हम काकेशस क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उस काकेशस क्षेत्र को देख लेते हैं। ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये पूरा काकेशस क्षेत्र है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये रहा अजरबैजान और ये रहा अर्मेनिया। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि अगर ये युद्ध चलता रहा या युद्ध की स्थिति फिर से बनती है तो ये पूरा क्षेत्र प्रभावित होगा और पश्चिम एशिया भी प्रभावित होगी। इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इससे बड़े पैमाने पर जनधन की हानि हो सकती है, साथ ही आर्थिक नुकसान और उसका प्रभाव भी हो सकता है, क्योंकि जब युद्ध की स्थिति बनेगी तो जो तेल का निर्यात होता है, तेल और गैस का निर्यात, उसके निर्यात में कमी आएगी और निर्यात में कमी होने की वजह से न केवल एशिया क्षेत्र में बल्कि यूरोप में भी जो तेल की कीमतें हैं, वैश्विक तेल की कीमतें, उसमें वृद्धि देखी जाएगी और वृद्धि देखने की वजह से जो उत्पादन लागत है वो बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पूरा विश्व इससे प्रभावित होगा, आंशिक रूप से ही सही लेकिन पूरा विश्व प्रभावित होगा। निर्यातक की बात करें तो तेल और गैस का निर्यातक अजरबैजान है और अजरबैजान न केवल यूरोप बल्कि मध्य एशिया के देशों को तेल का निर्यात करता है, तो इसकी वजह से समस्याएं बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी की बात करें तो रूस और अर्मेनिया का संबंध मजबूत है। साथ ही साथ तुर्की और अमेरिका का भी संबंध मजबूत है। तुर्की अमेरिका अजरबैजान का समर्थन करते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर जो वैश्विक समीकरण है वो बिगड़ सकते हैं, कई देशों का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और ऐसी स्थिति में यदि युद्ध की स्थिति बनती है और युद्ध की स्थिति भयानक रूप लेती है तो यहाँ पर तुर्की का भी प्रवेश हो सकता है और रूस का भी प्रवेश हो सकता है और इन दोनों शक्तियों के प्रवेश की वजह से ये क्षेत्र पूरा अशांत हो सकता है। पहले से ही हम इस क्षेत्र को देख रहे हैं कि यहाँ पर रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर भी युद्ध की संभावना बनती है और ये जो अभी कार्यवाही हो रही है अगर ये बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होगी। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और बातें यहाँ समझें तो बात होती है कि भारत पर इस युद्ध का क्या प्रभाव होगा और भारत कितना प्रभावित होगा। तो भारत के संदर्भ में बात करें तो भारतीय आर्मेनियाई द्विपक्षीय सहयोग में वृद्धि पहले से ही देखी जा रही है, पहले से ही वृद्धि है और अर्थात भारत और आर्मेनिया का संबंध ठीक है। साथ ही साथ मार्च 2022-20 की बात करें तो आर्मेनिया ने यहाँ पर स्वाति सैन्य रडार भारत से खरीदा था। खरीदने के साथ अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं कि आर्मेनिया भारत के लिए एक बाजार है। बाजार होने के साथ साथ जो भारतीय छात्र हैं आर्मेनिया में चिकित्सा शिक्षा के लिए जाते हैं। चिकित्सा शिक्षा के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि भारत से जो श्रम का प्रवाह है वो आर्मेनिया में होता है। इसके अलावा आर्मेनिया द्वारा अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की गठजोड़ का संतुलन भी स्थापित किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि अजरबैजान यह भी मुस्लिम आबादी है, पाकिस्तान और तुर्की तुर्की भी मुस्लिम आबादी वाला देश है। ऐसी स्थिति में भारत के पक्ष में आर्मेनिया संतुलन स्थापित करने का काम कर सकता है। भारत की बात करें तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसका हिस्सा है और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो 2002 में इसकी घोषणा हुई थी और 2002 में घोषणा के साथ साथ ये आप देख रहे हैं कि किन क्षेत्रों से होकर के जा रहा है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अजरबैजान भी इसमें शामिल है और ऐसी स्थिति में अगर ये युद्ध की स्थिति और ज़्यादा भयावह होती है या यहाँ पर संघर्ष ज़्यादा लंबा खींचेगा अभी जो कार्यवाही के स्तर पर है, तो ऐसी स्थिति में भारत का तटस्थ रहना ज़रूरी हो जाएगा।
हमारा जो संबंध है आर्मेनिया से भले ही मजबूत है, हम भले ही हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर को ध्यान में रखते हुए जो न केवल यहाँ एशिया बल्कि आप देखेंगे इस क्षेत्र को भी और यूरोप को भी ये पूरा कवर करता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र को ध्यान में रख करके, इस कॉरिडोर को ध्यान में रख करके भारत को तटस्थ रहना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत ऐसा रिस्क नहीं ले सकता, इसमें भारत शामिल है। इसके अलावा विस्तार की बात करें तो भारत ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप, इन सभी क्षेत्रों में इसका विस्तार है, तो भारत पर इसका प्रभाव हो सकता है। इसके अलावा सेवाएं की बात करें तो इसमें कौन कौन सी सेवाएं हैं, तो जहाज, रेल, सड़क मार्ग, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अजरबैजान की बात करें तो यह एससीओ का मेंबर है, एससीओ का एक संवाद भागीदार है। मेंबर का मतलब यहाँ पर संवाद भागीदार की बात की जा रही है और इसके अलावा भारत भी इसमें शामिल है। अब दोनों एक ही मंच पर हैं, तो यहाँ पर संतुलन स्थापित करने की कोशिश की ही जाएगी। साथ ही साथ जो ओएनजीसी विदेश है भारत का, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, उसका निवेश अगर देखें तो अजेरी चिराग गुनाशली तेल क्षेत्र है, ये कहाँ पर है, ये अजरबैजान में है, यहाँ पर है। इसके अलावा बाकू तिबलिसी सेहान जो पाइपलाइन है, यहाँ पर भी इसका निवेश है। स्वाभाविक सी बात है कि यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अजरबैजान की बात करें तो अजरबैजान कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। ऐसी स्थिति में अगर हम आर्मेनिया के साथ जाते हैं या आर्मेनिया के साथ हमारे संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ होते हैं और इस युद्ध में ये जो अभी कार्यवाही चल रही है, इसमें अगर हम इसका साथ देते हैं, आर्मेनिया का साथ देते हैं, तो ये हमारे लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है और वैश्विक मंचों पर और इसके साथ हमारे जो रणनीतिक संबंध हैं, वो रणनीतिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं। बात ये आती है कि हमारे पास विकल्प क्या है, हमें क्या करना चाहिए। तो संघर्ष का शांतिपूर्ण हमें समाधान करने की कोशिश करना चाहिए, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को बढ़ावा देना चाहिए। तत्काल हस्तक्षेप से हमें बचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम संतुलन नहीं स्थापित करेंगे, हम यहाँ पर न्यूट्रल नहीं रहेंगे, तो हमारा जो हित है, राष्ट्रीय हित, वो प्रभावित हो सकता है। भारत का जो कूटनीतिक पहल है, भारत को कूटनीतिक पहल करना चाहिए और ये आज की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो पाकिस्तान, चीन, तुर्की के प्रभाव को वहाँ पर रोकने में भारत असफल रहेगा और ऐसी स्थिति में भारत के लिए यहाँ पर समस्याएं बढ़ सकती हैं। ओबीओआर के माध्यम से पहले से ही चीन इन देशों में, इन सभी क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो भारत को क्या करना चाहिए? भारत को ये चाहिए कि वो डी हाइफनेशन की नीति अपनाए और डी हाइफनेशन की नीति के माध्यम से अपनी जो स्थिति है वो न्यूट्रल रखे। अब सवाल ये है कि डी हाइफनेशन की नीति क्या होती है? जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है, अगर अमेरिका पाकिस्तान की यात्रा करता है या अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान आते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे, डी हाइफनेशन की नीति अपना सकते हैं। अर्थात पाकिस्तान आए और वहीं से वापस लौट गए और जब उन्हें भारत आना हो तो भारत से दोबारा यात्रा के लिए आएंगे, अर्थात भारत की वो सेपरेट यात्रा करेंगे। इसी को कहा जाता है डी हाइफनेशन की नीति, अर्थात दोनों देशों के मध्य जो संबंध हैं हम उसे अलग रखेंगे, दोनों देशों के हितों को वहाँ पर हम वरीयता देंगे, अर्थात अपने संबंधों को वरीयता देंगे। तो भारत को ऐसा करने की ज़रूरत है और ऐसा करके हम अपनी जो चीज़ें हैं, अपना जो राष्ट्रीय हित है, उस राष्ट्रीय हित को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।